नमस्कार, सुबह 9 बजे में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान ने रद्द की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता, शर्तों के साथ बातचीत करने से इनकार। भारत ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा शिमला और ऊफा में हुए समझौते का हो सम्मान। कांग्रेस ने विदेश नीति पर उठाए सवाल, कहा परिपक्वता की दिखी कमी। आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे रवैये की बीजेपी ने की आलोचना। दाऊद इब्राहिम पर पाकिस्तान को पुख्ता सबूत देने की थी तैयारी। डोजियर में 9 घर और 3 पासपोर्ट का जिक्र। जानकारों ने कहा दाऊद पर पाकिस्तान पड़ा अलग थलग। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मारे गए 3 आतंकी, सेना का एक जवान घायल। आतंकियों की मौजूदगी के बाद सुरक्षा बलों ने बीती रात शुरू किया अभियान। काबुल में नाटो के काफिले पर आत्मघाती हमला, 3 अमेरिकी समेत 12 लोगों की मौत। तालिबान ने हमले में शामिल होने से किया इनकार। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एनएसए स्तर पर होने वाली बातचीत रद्द हो गई है। पाकिस्तान शनिवार रात बातचीत से पीछे हट गया। पाकिस्तान ने कहा कि पूर्व शर्तों के साथ एनएसए स्तर की बातचीत का कोई मतलब नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि भारत ने कोई शर्त नहीं रखी, सिर्फ दोहराया है कि पाकिस्तान को शिमला और ऊफा समझौते के तहत तय बातों का सम्मान करना चाहिए। पाकिस्तान सरकार ने शनिवार रात फैसला किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज भारत नहीं जाएंगे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत की ओर से रखी गई पूर्व शर्तों की बुनियाद पर एनएसए स्तर की मुलाकात मुमकिन नहीं है। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट कर पाकिस्तान के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने सिर्फ यही दोहराया था कि पाकिस्तान शिमला और ऊफा समझौते की विचारधारा का सम्मान करे, जिसके लिए पाकिस्तान पहले से ही प्रतिबद्ध था। These talks were not to discuss outstanding issues between India and Pakistan, except this terrorism. So there was no need of inviting these separatists, and that was only to scuttle the talks. जो फॉर्मल बातचीत के समय एक भी पुराना उदाहरण नहीं है जहाँ फॉर्मल बातचीत जो हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान, उसमें हुर्रियत से वो मिले हों। ये फॉर्मल बातचीत है। वो भी उन्होंने कहा कि ये वार्तालाप नहीं है, ये एक बातचीत है, और बातचीत से पहले या बातचीत के बाद अगर आप हुर्रियत को जोड़ते हो तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शनिवार को 2 टूक कहा था कि ऊफा और शिमला समझौते के तहत पाकिस्तान से बातचीत सिर्फ आतंकवाद तक ही सीमित रहेगी। उन्होंने साफ किया था कि अगर सरताज अजीज हुर्रियत नेताओं से मुलाकात करेंगे तो पाकिस्तान से बात नहीं होगी। मेरा 2 वाक्यों में संदेश है उनको। पहली चीज, शिमला समझौते की स्पिरिट में हुर्रियत को या किसी भी अन्य पार्टी को आप तीसरा पक्ष मत बनाइए। दूसरा, ऊफा की स्पिरिट का सम्मान करते हुए आप बातचीत का दायरा आतंकवाद से ज्यादा मत बढ़ाइए, और जरूर आइए, हम आपके स्वागत को तैयार हैं। इससे पहले पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें अजीज ने कहा था कि ऊफा समझौते में आतंकवाद समेत सभी मुद्दों पर बातचीत की सहमति बनी थी, और इसमें कश्मीर भी शामिल है। Pakistan have a collective responsibility to ensure peace and promote development. To do so, they are prepared to discuss all outstanding issues. As you can readily see, the word K is very much present in this sentence. पाकिस्तान हुर्रियत के बहाने दोनों देशों के बीच तीसरे पक्ष को शामिल करना चाहता है, जो भारत को कतई स्वीकार नहीं। पिछले साल अगस्त में सचिव स्तर की वार्ता भी हुर्रियत से मिलने के मामले पर पाकिस्तान की जिद के चलते रद्द हो गई थी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता रद्द होने की विदेश नीति को विफलता करार दिया। पार्टी ने एनडीए सरकार की विदेश नीति को भ्रम और लापरवाही से भरा करार दिया। इधर बीजेपी ने कहा है कि एनएसए स्तर की वार्ता रद्द होने से यह साफ हो गया है कि आतंकवाद पर पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार की विदेश नीति में परिपक्वता नहीं है। पार्टी के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से पैदा हो रहे आतंकवाद के मसले को गंभीरता से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान इस तरीके के बयानात दे रहा था तो बातचीत करने की जरूरत नहीं थी। बातचीत तभी करनी चाहिए जब इस तरीके का माहौल हो और उसका कोई नतीजा निकल सके। इतनी जोर की आवाज से पाकिस्तान ने पहले कभी नहीं बोला है। ये हमारी विदेश नीति की कमजोरी है। बीजेपी का मानना है कि वार्ता रद्द होने से ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद पर दोहरा रवैया अपना रहा है। जो स्पष्ट हुआ है पाकिस्तान से वो इसको क्लियर करता है कि पाकिस्तान आतंकवाद के विषय पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। उसकी दोहरी रणनीति चल रही है। वो अच्छे आतंकवादी और बुरे आतंकवादी के बीच में डिफरेंशिएट करने का प्रयास करते हैं। जेडीयू ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से वार्ता रद्द होना फौरी तौर पर हमारी विदेश नीति की सफलता है। फौरी तौर पर तो लगता है कि हमारी कूटनीति सफल हुई है, इसलिए कि कौन पहल करता है बातचीत तोड़ने की, तो वो पहल किया है पाकिस्तान ने। भारत सरकार पहले ही साफ कर चुकी थी कि बातचीत सिर्फ आतंकवाद पर होगी और वार्ता में किसी तीसरे पक्ष की मौजूदगी मंजूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो पाकिस्तान ने एनएसए स्तर की वार्ता रद्द कर दी है और इस बात पर अमेरिका ने भी अफसोस जाहिर किया है। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजदूत हैं विवेक काटजू साहब। बहुत स्वागत है विवेक काटजू जी आपका। और सवाल ये है आपसे कि भारत ने बार बार कहा कि सिर्फ आतंकवाद पर ही बातचीत होगी, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तो क्या अब ये माना जाए कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान बिल्कुल गंभीर नहीं है? पाकिस्तान के साथ जो मुश्किल है वो ये कि वो आतंकवादी देश है। आतंकवाद को वो पनपने देता है। हम अपने पड़ोस में आतंकवाद का प्रयोग करता है। इसलिए वो ये नहीं चाहता कि केवल और केवल आतंकवाद पर बातचीत हो, जैसे कि ऊफा संयुक्त बयान में लिखा गया है। ऊफा संयुक्त बयान में साफ लिखा है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिलेंगे तो वो केवल और केवल आतंकवाद से जुड़े सब मसलों पर बात करेंगे। उसके अलावा दोनों प्रधानमंत्रियों ने उनको कोई भी आदेश नहीं दिया है। अब पाकिस्तान ये नहीं चाहता और पाकिस्तान ने जिस तरह संयुक्त बयान को इंटरप्रेट किया है वो सरासर गलत है। जी, तो पाकिस्तान चाहता ही नहीं है कि आतंकवाद के मसले पर बातचीत हो, क्योंकि वो आतंकवाद को लेकर गंभीर नहीं है। काटजू साहब, अब ऐसे में हम आगे के रिश्तों को कैसे देखें, कैसे समझें? क्योंकि इससे पहले भी एनएसए स्तर की वार्ता रद्द हो चुकी है, अब इस बार फिर रद्द हो गई, तो आगे की राह कितनी मुश्किल? नहीं, पहले कौन सी एनएसए की बातचीत रद्द हुई थी? पहले विदेश सचिव की बातचीत एक बार रद्द हुई थी, जब हमने विदेश सचिव को पाकिस्तान पिछले अगस्त 2014 में नहीं जाने दिया था। एनएसए स्तर की बातचीत तो ये पहली थी। लेकिन आगे की जो बात है, अब भारत को पाकिस्तान नीति सब्र से चलाने की जरूरत है, क्योंकि भारत अब सिद्धांत पर अगर अड़ा हुआ है कि आप कि पाकिस्तान हुर्रियत से नहीं मिले, तो वो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुकूल है। इसी तरह अगर भारत ने ये संयुक्त बयान को सही इंटरप्रेट करके कहा है कि बस आतंकवाद से बातचीत होगी, तो फिर सब्र करके ये उम्मीद करनी चाहिए कि एक दिन पाकिस्तान समझेगा कि भारत का पक्ष जायज है, सही है। जिस दिन जब तक वो नहीं समझेगा, हमें सब्र करनी चाहिए और चौकस रखनी चाहिए कि पाकिस्तान से जो हरकत होती है, आतंकवाद जो वो या बॉर्डर पे जो हरकत करते हैं, उसको हम हमारे सुरक्षा कर्मी जो हैं, हमारी सुरक्षा बल है, वो जिस अच्छी तरह अपना कर्तव्य निभाते हैं वो निभाते जाएं। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए विवेक काटजू साहब। और इससे पहले पिछले साल विदेश सचिव स्तर की वार्ता भी रद्द हो चुकी है और ऐसे में अब देखना होगा कि आगे कितनी राह ये आसान हो पाएगी कि दोबारा कोई वार्ता शुरू हो। आगे बढ़ेंगे खबर पर। मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की
पाकिस्तान में 9 घर हैं। उसका एक घर कराची में पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी के घर के पास है। वो अपना पता और ठिकाना बार बार बदलता रहता है। पाकिस्तान की ओर से रद्द की गई NSA स्तर की वार्ता में भारत ये सबूत देने वाला था। आतंकी सरगना दाऊद इब्राहिम पर भारत ने पुख्ता सबूत जमा किए हैं। इनमें दाऊद की नई तस्वीर के साथ उसकी पत्नी के फोन डिटेल भी शामिल हैं। भारत का कहना है कि दाऊद के पास 3 पासपोर्ट हैं, जिससे वो कराची से दुबई के बीच कई बार आता जाता रहता है। मैं पहले कह चुका हूं, अस्थायी निवास तो पाकिस्तान में ही है, लेकिन समय समय पर वो अपना स्थान बदलता भी रहता है। पाकिस्तान हमेशा से दाऊद की अपने यहां मौजूदगी से इनकार करता रहा है। कांग्रेस का कहना है कि यूपीए सरकार ने भी दाऊद के बारे में पाकिस्तान को पुख्ता सबूत दिए थे कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, वो कहाँ है, किस मोहल्ले में है, किस सोसाइटी में रहता है, ये भारत सरकार के पास उसकी मालूमात है, ये सरकार के पास होती है। जानकारों की माने तो दाऊद के मसले पर पाकिस्तान तेजी से अलग थलग होता जा रहा है। इस दफे जो मीटिंग होनी थी उसमें दाऊद भी एक NSA का बहुत इम्पोर्टेंट टारगेट थे। दाऊद के ऊपर का जो पूरा डोसियर है वो डोसियर इनको भी दिया जाता। UAE भी अब शामिल हो गया है हिंदुस्तान के साथ। UAE को भी थ्रेट दाऊद से लगने लगा है, उसने भी वायदा किया है। तो इस वजह से पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल आइसोलेट हो गया है। भारत को 1993 के मुंबई धमाकों में दाऊद की तलाश है। वो कई दूसरी आतंकवादी हरकतों में भी शामिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके में सेना और आतंकियों में मुठभेड़ हुई है। इस दौरान सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि इस अभियान में सेना का एक जवान जख्मी हो गया है। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक हंदवाड़ा इलाके के जाचल दारा के जंगलों में बीती रात आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ शुरू हुई। अन्य आतंकियों की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को खतरा है। पूरा विश्व इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पड़ोसी देश की वजह से भारत आतंकवाद से सबसे ज्यादा परेशान है। उन्होंने कहा कि सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन एक गंभीर मामला है। पाकिस्तान को 2 टूक जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पर तैनात हमारे जवान पहले गोली नहीं दागते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी होती है तो फिर हमारे जवान गोलियां गिनकर नहीं चलाते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों ने कल पुलिस दल पर घात लगाकर हमला किया। इसमें STF का एक अधिकारी शहीद हो गया और एक जवान घायल हो गया। पुलिस की ओर से कार्रवाई के बाद नक्सलियों वहां से भाग गए। इलाके में माओवादियों की तलाश जारी है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि दरभा से सुकमा जाने वाली सड़क पर माओवादियों ने पेड़ गिराकर रास्ता बंद कर दिया है। इसके बाद STF की टीम को वहां भेजा गया था। हाँ, मुझे जानकारी मिली सुबह 4 बजे वहाँ पे एक हमारी टीम रात में निकले थे। अचानक फायर हुआ और उसके बाद इन लोगों ने आगे बढ़ के कार्रवाई की, मगर तब तक हमारे एक जवान को गोली लग गई थी, शायद हो गई। अभी रोज़ ऑपरेशन निकल रहे हैं, सुबह रात में निकलते हैं और पूरे दंतेवाड़ा में भी, सुकमा भी। तो दुखद हुआ है। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। असम में बाढ़ के हालात में थोड़ा सा सुधार हुआ है। हालांकि बाढ़ से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। आपदा प्रबंधन बिगड़े हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन के अनुसार ज्यादातर नदियों का जलस्तर घट रहा है। बाढ़ से असम के 17 जिले प्रभावित हुए हैं। बारिश रुकने की वजह से बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। कोकराझार जिले के कुछ लोग राहत शिविर छोड़कर अपने अपने घर चले गए हैं। पिछले 2 से 3 दिनों में बाढ़ की वजह से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ लापता भी हैं।
बचाव और राहत कार्य में सेना के जवानों को भी तैनात कर दिया है। अब तक आई रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ की वजह से बड़ी संख्या में मवेशियों और खेतों को नुकसान हुआ है। बाढ़ की वजह से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बाढ़ की स्थिति को लेकर असम सरकार के अधिकारी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ लगातार संपर्क में हैं। बाढ़ की वजह से लोगों के अस्त व्यस्त जीवन को फिर से पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की ये तस्वीरें भी साफ करती हैं कि जलस्तर कम होने के बावजूद जानवरों के लिए खतरे कम नहीं हुए हैं। असम के तकरीबन 20 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें धेमाजी, कोकराझार, चिरांग, लखीमपुर, बोंगाई गांव, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, सिवासागर, नलबाड़ी, सोनितपुर, बरपेटा, जोरहाट, ग्वालपाड़ा, मोरीगांव, धुबरी, कामरूप, गोलाघाट, दारंग और बसका शामिल हैं। अति बेसी पानी जन माने हार सम्पत्ति गरु गाहरी ছাগলী কুকুৰা সবেই মানে উঠি গ'ল। এতিয়া ইয়াৰ পৰা হ'ব লাগে একো নাই, মানুহে যি কাপোৰ পিন্ধিছিল ৰাতি হ'লতো, যি কাপোৰ পিন্ধিছে সেই কাপোৰৰ ওপৰতে আছে। उधर हिमाचल प्रदेश के अनेक हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से दूर दराज के इलाकों की सैकड़ों सड़कें टूट गई हैं, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। जमीन धंसने की वजह से शिमला कालका चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्याज की कीमतों में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दाम पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य में इजाफा कर दिया है। प्याज का निर्यात मूल्य $425 से बढ़ाकर $700 प्रति टन कर दिया गया है और इस बीच महाराष्ट्र की नासिक मंडी में इसका औसत भाव ₹57 प्रति किलो तक पहुंच गया है। खाने का स्वाद बढ़ाने वाली प्याज अब ज्यादा कड़वी लगने लगी है। राजधानी दिल्ली समेत देश के दूसरे बाजारों में प्याज का खुदरा भाव ₹80 किलो तक पहुंच गया है। वहीं प्याज के बढ़ते दाम पर सियासत भी तेज हो गई है। Now 1.5 years of Modi government and 6 months of Kejriwal government, price rise is going up and up unabated and the common man is in distress. अफगानिस्तान से आयात के बावजूद बाजार में प्याज की कीमतों पर ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा। कीमतों पर अंकुश लगाने के तमाम सरकारी उपाय भी नाकाम होते दिखाई पड़ रहे हैं। इस साल जो मानसून का मिजाज रहा है, कुछ अलग ही प्रकार का मिजाज रहा है, उसी की वजह से ये प्याज के दामों में बढ़ी हुई किल्लत है। घरेलू उत्पादन में कमी इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। देश में 2014-15 में प्याज का कुल उत्पादन 189 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि 2013-14 में इसकी पैदावार 194 लाख टन थी। मार्च और अप्रैल के दौरान हुई बेमौसम बारिश से देश में प्याज का उत्पादन कम होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रिजर्व बैंक ने किसानों को कर्ज लौटाने को लेकर बड़ी राहत दी है। इसके मुताबिक बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के चलते 50% फसल नुकसान होने की स्थिति में बैंक का कर्ज लौटाने की समय सीमा 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है। वहीं 33% फसल नुकसान होने पर वापसी की अवधि बढ़ाकर 2 साल की जा सकती है। इसमें 1 साल तक कर्ज वापसी पर रोक भी शामिल है। आरबीआई की अधिसूचना में कहा गया कि 33% या उससे अधिक फसलों के नुकसान होने पर राज्य या जिला स्तरीय परामर्श समिति बैंकों को कर्ज वापसी अवधि का पुनर्निर्धारण करने की इजाजत दे सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अर्थव्यवस्था की मजबूती और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्टील का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। दिल्ली में कल सेकेंडरी स्टील उत्पादकों की सेमिनार में उन्होंने कहा कि इसके लिए लौह अयस्क का खनन बढ़ाने की जरूरत है। सेमिनार में अगले 10 सालों में स्टील उत्पादन 300 मिलियन टन तक करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली में शनिवार को सेकेंडरी स्टील उत्पादकों के सेमिनार में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अर्थव्यवस्था के विकास के साथ स्टील की मांग बढ़ रही है। ऐसे में स्टील सेक्टर को मजबूत करने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने वैश्विक असर से बचने के लिए संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया। It's extremely necessary both for your sectors, for your industry and also in the larger interest of the Indian economy that steel is one sector which needs to be strengthened, preserved
and preserved for a further growth. स्टील सेक्टर में सेकेंडरी स्टील उत्पादकों की करीब आधी हिस्सेदारी है। खान और इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्पादकों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी सहूलियत के लिए कदम उठा रही है। जो हमारे सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर हैं, इनको सुरक्षा भी दी जाए, इनके साथ भी खड़ा हुआ जाए और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया जाए तो निश्चित रूप से सरकार अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो सकती है। भारत दुनिया में चीन और जापान के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है, लेकिन स्टील सेक्टर की देश की जीडीपी में महज 2% की हिस्सेदारी है। देश में अभी करीब 110 मिलियन टन स्टील का उत्पादन होता है। इसे 2025 तक 300 मिलियन टन तक करने का लक्ष्य रखा गया है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी सड़क हादसे में घायल हो गए। देर रात उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। हादसे में वाजपेयी समेत 2 लोग घायल हो गए हैं। मेरठ में मेघदूत सिनेमा के पास हुए इस हादसे के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। दिल्ली में डेंगू का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब तक इसके 277 मामले सामने आ चुके हैं। 5 साल के बाद एक बार फिर जुलाई के महीने में ही डेंगू का डर लोगों को सताने लगा है। केंद्र सरकार ने सभी अस्पतालों को हालात से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश जारी किया है। डेंगू वार्ड का ये नजारा कहानी बयां कर रहा है वक्त पर सावधानी ना बरतने की। 14 अगस्त तक डेंगू के 277 मामले सामने आ चुके हैं। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली के 4 बड़े अस्पताल एम्स, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग अस्पताल और आरएमएल अस्पताल के डॉक्टरों के साथ बैठक कर हालात का जायजा लिया। साथ ही इन अस्पतालों को जरूरी कदम उठाने का निर्देश जारी किया। डॉक्टरों ने भी लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। ये देखा गया है कि डेंगू का मच्छर ताजे पानी में पनपता है और इस पानी यदि 7 दिन के ज़्यादा स्टैग्नेंट हो गया तो ये हमारे लिए घातक हो जाता है। सामान्य तौर पर ये सड़कों पर जमा पानी, कूलर, टायर या फिर गमलों में जमा पानी के अलावा एसी से टपकने के बाद जमा हुए पानी में फैलता है। नगर निगम भी लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहा है। 6 के 6 जोन्स के अंदर हमने नॉर्थ एमसीडी में नोडल ऑफिसर बनाए हैं। अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं। घर घर जाकर दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी जो हैं वो दवाइयां छिड़क के आ रहे हैं, कूलर्स चेक करके आ रहे हैं, लोगों को अवेयर करके आ रहे हैं कि डेंगू के केस बहुत ज़्यादा आ गए हैं, इसलिए कृपया करके इन सब चीज़ों से अवेयर करें। डेंगू का कहर एक बार फिर फैल रहा है। सरकार और सिस्टम दावे कर रहे हैं कि वो इस कहर से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन मरीजों की बढ़ती संख्या इन दावों की पोल खोल रही है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। जुलाई का महीना दुनिया भर में सबसे गर्म रहा। अमेरिकी संस्थान नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के शोध में ये बात सामने आई है। पेरिस में होने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में इस मुद्दे पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। उमस भरी गर्मी न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में लोगों को सता रही है। जुलाई महीने में गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालांकि भारत में इससे ज्यादा गर्मी जुलाई के महीने में दर्ज की जा चुकी है। जितना तापमान जुलाई के महीने में हमारे देश में होना चाहिए, एवरेज टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम दोनों का मीन निकाल के जितने भी हमारी ऑब्जर्वेटरीज हैं उसके हिसाब से जितना होना चाहिए था उससे 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहा है। तो नॉर्मल से तो ज़्यादा रहा है, लेकिन ये सबसे गर्म जुलाई का महीना नहीं है। जुलाई का ये महीना पूरे विश्व में 1880 से 2015 के बीच सबसे गर्म महीना रहा है। इस महीने में औसत तापमान पूरी दुनिया में 16.61 सेल्सियस रहा। जानकारों के मुताबिक इसके गंभीर नतीजे देखने को मिल सकते हैं। ह्यूमन हेल्थ देख लें आप, पानी का समस्या देख लें, फ्लडिंग का समस्या, बाढ़ का समस्या देख लें आप, समुद्र के तट पर शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर का समस्या देख लें, काफ़ी हिसाब से ये भारत पे असर करेगा। जलवायु परिवर्तन पर इस साल पेरिस में सम्मेलन होने जा रहा है। ऐसे में सबकी निगाहें सम्मेलन पर टिकी हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कल नाटो के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। इसमें 3 अमेरिकी नागरिकों समेत 12 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। काबुल में शनिवार को जोरदार कार बम धमाका हुआ। नाटो के काफिले को निशाना बनाकर किए गए हमले में 3 अमेरिकी लोगों समेत 12 लोगों की मौत हो गई। ये हमला काबुल के करीब शिनोजादा निजी अस्पताल के पास हुआ। کمی یک موج داشت، یک موج کمی تا آمد فکر کو یک روشنی، جسد بود، زخمی بود، طفل بود، زن بود، سیاسر بود. دنمی از می کلینیک می هر کدام میدی که تو خون پر و نموس دوش کرده رئیس. गृह मंत्रालय के उप प्रवक्ता नजीब दानिश ने कहा कि हमले में 1 दर्जन से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। किसी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। तालिबान ने भी बयान जारी कर हमले में अपना हाथ होने से इनकार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनावी धांधली के मामले में पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक हटा दिए गए। पंजाब चुनाव आयोग के एक न्यायाधिकरण ने 2013 के आम चुनाव में अयाज सादिक की संसदीय क्षेत्र के चुनाव को अवैध घोषित किया। अब उनकी संसदीय सीट पर फिर से चुनाव होगा। हालांकि सादिक न्यायाधिकरण के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। इस चुनाव में सादिक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रमुख इमरान खान को हराया था। इसके बाद इमरान की पार्टी ने धांधली का आरोप लगाते हुए सादिक की जीत को चुनौती दी थी। ईरान की राजधानी तेहरान में ब्रिटेन का दूतावास तकरीबन 4 साल बाद फिर से खुलने जा रहा है। ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों के खिलाफ 2011 में ब्रितानी दूतावास के सामने हुए प्रदर्शन और इस पर हमले के बाद दूतावास को बंद कर दिया गया था। तेहरान में दूतावास के फिर से खोले जाने के मौके पर ब्रितानी विदेश मंत्री फिलिप हेमंड मौजूद रहेंगे। हाल ही में अमेरिका समेत दुनिया के 6 देशों के साथ हुए ईरान के परमाणु समझौते के बाद ब्रिटेन की सरकार ने वहां दूतावास खोलने का फैसला लिया। मिस्र की एक कोर्ट ने प्रतिबंधित मुस्लिम ब्रदरहुड के शीर्ष नेता मोहम्मद बादी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 2013 में एक पुलिस थाने पर धावा बोलने का आरोप था। इस मामले में 5 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई पुलिस वाले घायल हो गए थे। बादी के साथ ब्रदरहुड के 2 वरिष्ठ नेताओं और 90 से अधिक आरोपियों को भी जेल की सजा सुनाई गई। जून में बादी को 2011 में जेल से भागने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। और अब खेल की खबर पर नजर। टीम इंडिया ने कोलंबो टेस्ट में 157 रन की बढ़त बना ली है। मुरली विजय 39 और रहाणे 28 बनाकर क्रीज पर अभी भी डटे हैं। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 70 रन बना लिया। इससे पहले श्रीलंकाई टीम 306 रन पर सिमट गई। 140 रन से आगे खेलते हुए श्रीलंकाई टीम आज महज 166 रन ही जोड़ सकी। श्रीलंका की ओर से कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने शानदार शतक बनाया। भारत की ओर से अमित मिश्रा ने 4, ईशांत शर्मा और अश्विन ने 2 विकेट लिए, जबकि स्टुअर्ट बिन्नी और उमेश यादव को 1-1 विकेट मिला। खबरों में इतना ही। फिलहाल जाते जाते नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान ने रद्द की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता, शर्तों के साथ बातचीत करने से इनकार। भारत ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा शिमला और उफा में हुए समझौते का हो सम्मान। कांग्रेस ने विदेश नीति पर उठाए सवाल, कहा परिपक्वता की दिखी कमी। आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे रवैये की बीजेपी ने की आलोचना। दाऊद इब्राहिम पर पाकिस्तान को पुख्ता सबूत देने की थी तैयारी। डॉजियर में 9 घर और 3 पासपोर्ट का जिक्र। जानकारों ने कहा दाऊद पर पाकिस्तान पड़ा अलग थलग। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मारे गए 3 आतंकी, सेना का एक जवान घायल। आतंकियों की मौजूदगी के बाद सुरक्षा बलों ने बीती रात शुरू किया अभियान।
काबुल में नाटो के काफिले पर आत्मघाती हमला, 3 अमेरिकी समेत 12 लोगों की मौत। तालिबान ने हमले में शामिल होने से किया इनकार।